उनका जो उद्देश्य था कहने का वो अंग्रेजी भाषा के लिए था कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग शर्मिंदा होंगे। उनको सभी दक्षिण के जो प्रांत हैं उनमें जिस तरह से हिंदी का विरोध हो रहा है और उसमें जो राजनीति हो रही है उस पर चिंतन करना चाहिए। लेटर तो इंग्लिश में था लेकिन आप उसमें अपने हस्ताक्षर तो हिंदी में कर सकते थे। योग का मतलब जोड़ना, इस समाज को जोड़ने का एक काम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये 100वां वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है, 100 वर्ष होने वाले हैं। किसी संगठन के लिए इतना लंबा कार्यकाल बहुत बड़ी बात होती है। खास करके आज हिंदू समाज को केवल एक ही चीज की आवश्यकता जो अनुभव होती है वो केवल संगठन की है, इकट्ठा होने की, एकता की है, बाकी कोई कमजोरी नहीं है। और ये जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने बीच में श्रीमान ललित बड़ाकोटी जी भाई साहब, आप पूर्व में अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न दायित्वों पर जिला कार्यवाह, माननीय जिला संचालक और वर्तमान में अपने उत्तराखंड प्रांत के ग्राम विकास गतिविधि के आप संयोजक हैं। बालावाला में आपका निवास है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आप कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के निमित्त जिनका हमको मार्गदर्शन मिलने वाला है, मेरे ठीक दाईं ओर ऐसे अपने श्रीमान जगदीश पोखरियाल जी भाई साहब, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परिवार प्रबोधन गतिविधि उसके अपने महानगर उत्तर के संयोजक हैं। आपका आवास हर्रावाला, श्रीमान जगदीश पोखरियाल जी भाई साहब। आज हम यहाँ पर अपना 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। योग अपनी बड़ी प्राचीन परंपरा है, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन विश्व में जितने भी देश हैं आज की तिथि में लगभग सभी में अपने योग का प्रचार प्रसार हुआ है। और इसका जो प्रयास है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आज से ठीक 11 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में जो पूरे विश्व समुदाय का जहाँ पर सम्मेलन था उसमें उन्होंने एक आह्वान किया था और उस आह्वान को पूरी दुनिया ने माना, सबने स्वीकार किया। और उन लोगों ने भी माना जो इसको नहीं मानते थे, तो योग का जब विरोध करते थे। कई सारे जो इस्लामिक देश हैं, अपने देश में तो जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनका किस चरम सीमा तक उन्होंने विरोध किया ये हमने देखा है। लेकिन इस्लामिक देशों में भी आज अपना ये योग है उसका पूरा प्रचार प्रसार हो रहा है, सब लोग इसको अपना रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। योग के बारे में आज कोई विशेष कहने के लिए मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि सभी लोग इससे परिचित हैं और इतना जानते हैं कि अब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो जिनका मैं आज यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा। योग के बारे में हमने कुछ अपने जो ज्ञान है उसको बहुत सीमित सा कर दिया है। योग का मतलब आज हम जो समझते हैं वो केवल यहाँ पर हम जो कुछ आसन और कुछ प्राणायाम करते हैं, जैसे अभी भी हमने कुछ किया, और कुछ व्यायाम करते हैं, शायद इसी को हम योग समझते हैं। योग इससे बहुत आगे है। योग है जो हमारी जो संस्कृति में है, मन को ईश्वर से मिलाने के लिए जो एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है, जो उसका जो संयोजन है उसको योग कहते हैं। और इसमें कई सारे इसके आयाम हैं, खाली प्राणायाम और ये जो आसन है यही नहीं है। इसीलिए योग को कहते हैं अष्टांग योग। इसके 8 अंग हैं, हम केवल 2 को ही अपनाते हैं आज की डेट में। तो बाकी जो 6 अंग है वो भी इतने ही महत्वपूर्ण है। शारीरिक दृष्टि से ये दोनों ठीक हैं, लेकिन मन की जो चित्त वृत्ति कहते हैं ना, योग किससे कहते हैं? योग चित्त वृत्ति निषेध। अपना जो हमारा मन है ये बहुत चंचल है, इसको कंट्रोल करना, इसकी वृत्ति को रोकना, इसको संयमित करना, वो योग है। और वो योग केवल इन 2 चीज़ों से नहीं होता है कि हमने कुछ आसन कर लिए, कुछ हमने प्राणायाम कर लिया और हो गया, इतना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जो अष्टांग योग बताया गया है, इसके जो 8 उपाय हैं वो भी बहुत जरूरी है। और उसमें क्या है? सत्य, जो 4 इसके जो है 8 योग है, जो 8 जो प्रकार बताए गए मन को
कंट्रोल करने के लिए उन 8 का योग है। सबसे पहला है यम। यम का अर्थ होता है अपने अंदर के जो हमारे विकार हैं इनको कंट्रोल करना, इनको शुद्ध करना। यम, और यम के बाद का नियम। यम का ही अगला रूप है, उसमें उपसर्ग लग जाता है, नियम। नियम, उसके बाद आता आसन। पहले 2 चीजें यम और नियम। यम में क्या है? यम के भी 5 प्रकार है। यम में अपने को जो हमारी जो अंतःकरण है इसको शुद्ध करने के लिए जो 5 प्रकार बताए गए हैं उसमें है सबसे पहला तो है उसमें अपनी जो शौच है, शौच क्रिया। शौच में अंदर की भी निवृत्ति है और बाहर की भी निवृत्ति है। स्वाध्याय, और इसके बाद आता है फिर आसन का योग। आसन, और आसन के बाद तब है प्राणायाम। प्राणायाम में अपना जो प्राण है, जो प्राण वायु हमारी, ये कहते हैं जीवन की सबसे मूल्यवान चीज है। इस प्राण को रोकने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए सन्यासियों ने, जो हमारे जो बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने विभिन्न तरीके बताए हैं। उनमें से जैसे अभी जो प्राणायाम हमने यहाँ पे से किए भी हैं, और आज तो ये अपने गूगल पे और मीडिया पे इसमें बहुत सारी ये चलते रहते हैं, कई सारे उसमें सिखाते रहते हैं, हम सब लोग देखते भी रहते हैं, और कई लोग इसके बड़े अच्छे यहाँ पे जानकार भी होंगे। लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में उसको अपनाते नहीं हैं। हम केवल 2 ही चीज़ों पे केंद्रित रह जाते हैं। तो सभी लोगों से यही है कि ये जो योग है, और इसको केवल प्राणायाम और आसन तक ही न करें, जो बाकी भी चीज़ें हैं इसके अष्टांग योग है तो इसको भी अपनाते रहें, तभी इसका पूरा लाभ हमको मिलेगा। आज वैसे योग दिवस है, तो योग दिवस पे योग के बारे में बातें होनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लेकिन इस अवसर पर मैं अपने सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका एक ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा। हमारी चारों ओर जो गतिविधियां हो रही हैं, पूरे विश्व में इस समय जो गतिविधियां हो रही हैं, हम सबका उसकी तरफ ध्यान है, और रहना भी चाहिए। हम जागरूक नागरिक हैं, जिम्मेदार लोग हैं, इसलिए हमारा इसकी तरफ ध्यान होना चाहिए और सचेत होना चाहिए। और हमारी उसमें क्या भूमिका हो सकती है, ये भी अगर कहीं कुछ निश्चित हो सकती है तो ये भी करना चाहिए। बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, और बड़ी बड़ी समाचार हम लोग प्रतिदिन टीवी में और समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं। लेकिन एक समाचार जिसने मुझे थोड़ा सा इम्प्रेस किया, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। अभी अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अहमदाबाद में वो किसी कार्यक्रम में थे, और उन्होंने वहां पर एक बात कही। उन्होंने कहा अभी एक समय ऐसा आने वाला है, क्योंकि वहां पे एक हिंदी का विरोध होता है, तो उसी संदर्भ में वो कह रहे थे कि अभी एक समय ऐसा आने वाला है जब दूसरी भाषाओं को, विशेष करके उनका जो उद्देश्य था कहने का वो अंग्रेजी भाषा के लिए था, कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग शर्मिंदा होंगे, उनको शर्म आएगी, और हिंदी है जो वो सर्वमान्य होगी। ऐसी उन्होंने एक आशा व्यक्त की है। और मुझे लगता है कि ये जो संदेश है, इस संदेश को हमें भी आत्मसात करना चाहिए। अभी दक्षिण के जो प्रांत हैं उनमें जिस तरह से हिंदी का विरोध हो रहा है और उसमें जो राजनीति हो रही है, उस पर चिंतन करना चाहिए। उसमें एक छोटी सी घटना है और हमारे लिए प्रेरणा की बात भी यही है। और जो स्वयंसेवक है वो तो जानती हैं, अपने जो चतुर्थ संघ चालक रहे हैं रज्जू भैया, चतुर्थ थे, वो संगठन नहीं था, तो पहली बार जो अध्यक्ष बने तो उसी कॉलेज में, ये इलाहाबाद की बात है, ये अपने रज्जू भैया वहां पे प्रोफेसर थे। तो उन्होंने सोचा जिस दिन उनके घर पे दे के आ गए, उसके बाद जब कुछ समय बाद वो वापस आए तो मदन लाल खुराना उनसे मिलने गए। और जब मिलने गए तो उन्होंने कहा कि उस समय तो आप आए नहीं, लेकिन अब हमारे कोई कार्यक्रम में तो आप आ जाइए। तो
रज्जू भैया क्या कहते हैं, कहते हैं हाँ मैंने देखा था आपका निमंत्रण तो आया, लेकिन मुझे आपसे बड़ी निराशा हुई है। जब जिन लोगों से आशा होती है ना, अगर वो उसके अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो तब बड़ी निराशा होती है, दुख भी होता है। तो कह रहे मुझे तुमसे बड़ी निराशा हुई, तुम स्वयं सेवक होकर के और तुमने अंग्रेजी में मुझे निमंत्रण पत्र दिया। तो रज्जू भैया को एक बार तो थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन फिर मैं अपनी जेब मिटाते उन्होंने कहा कि नहीं, वो ऐसा था कि वहाँ कॉलेज में वहाँ जो टाइपराइटर है वो सारे वो इंग्लिश वाले ही हैं, हिंदी वाला कोई टाइपराइटर था नहीं, इसलिए मैंने हिंदी में कर दिया। तो रज्जू भैया क्या कहते, कितनी बड़ी बारीक बात है ये। कहते ठीक है, टाइपराइटर तो इंग्लिश में था, लेकिन आप उसमें अपने हस्ताक्षर तो हिंदी में कर सकते थे, वो भी आपने अंग्रेजी में किए हुए थे। ये हम लोगों के लिए भी एक मैसेज है ये। अगर मैं भी यहाँ पे पूछूं, मैं पूछना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप अपने आप से जवाब दे दीजिएगा, कितने लोग हैं जो हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं, चाहे आपके बैंक अकाउंट हो या कहीं आप कोई चिट्ठी लिखते हो, कहीं ना कहीं हस्ताक्षर तो करते ही है ना। हिंदी में कितने लोग करते हैं? बहुत कम लोग हैं करते हैं नहीं, उम्मीदें तो हैं लेकिन बहुत कम है। बाकी सब क्या हम हिंदी नहीं जानते क्या? हम हिंदी में क्यों नहीं करते? एक शुरुआत है, हस्ताक्षर तो हिंदी में करें। हमारे घरों के जो नाम है वो कौन सी भाषा में लिखे होते हैं? हमारे दुकान के जो साइन बोर्ड है जो, वो किस में लिखे होते हैं? ये तो यहाँ तो सब हिंदी पढ़ने वाले ना, हम किसको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? आप ये देखो, कोई सब्जी वाला हो, चाहे कोई वो वेल्डिंग का ही काम करता हो, उसे हिंदी इंग्लिश से उसको दूर दूर का वास्ता नहीं उसका, लेकिन बोर्ड उसका भी अंग्रेजी में ही होता है। ऐसा क्यों होता है? एक विचारणीय बात है। इसका मतलब हम हिंदी से कहीं न कहीं हम लोग भी भेदभाव करते हैं, और हिंदी हमारी मातृभाषा है। और जब हिंदी से हम ही लोग इतना भेदभाव करेंगे, हम दूसरों से कैसे अपेक्षा करते हैं? साउथ वालों से हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कोई हिंदी का विरोध न करे? हालांकि उनका विरोध फिर भी गलत है। आज जो त्रिभाषीय जो राष्ट्र शिक्षा नीति बनी है, उसमें भी ये कहा कि आप कोई सी भी 3 भाषाएं सीखिए, जरूरी नहीं कि आपने अंग्रेजी भी सीखनी है। अंग्रेजी भी आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, कम्युनिकेशन की भाषा है वो, इसलिए सीखना जरूरी है। हम बाहर जाएंगे तो वहाँ न हिंदी मिलेगी, न वहाँ तमिल मिलेगी, और न वहाँ मराठी मिलेगी, वहाँ तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। लेकिन अपने देश में तो हम कर सकते हैं ना। साउथ में क्या है कि वो अंग्रेजी सीख लेंगे, अंग्रेजी खुशी खुशी, लेकिन हिंदी नहीं सीखनी बस। ये जो अति है, ये विरोध का जो ये तरीका है जो, ये गलत है। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, हमें इस बिंदु पर भी सोचना चाहिए। और ये एक पहल होती है। ये समाज को, ये जो योग है, योग का अर्थ ही है जोड़ना। ये संकेतन क्वेश्चन होता है, इतना धन इतना धन इतना कितना होता है, लास्ट में योग इतना इतना। योग का मतलब जोड़ना, इस समाज को जोड़ने का एक काम है। हम लोग जो यहाँ पर इतने लोग यहाँ बैठे आज, लेकिन सामूहिक रूप से कर रहे हैं कि इतने लोग हम साथ में जुड़ते हैं, सब बैठे हैं, तो ये जोड़ने का काम। एक छोटी सी घटना के साथ में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तो ये 2 उदाहरण मैंने जो दिए आपको, इस समाज को जोड़ने के जो हैं हमारे जो माध्यम है, अपनी शाखा है, ये अपने इस तरह से जो कार्यक्रम जो होते हैं, ये भी समाज को जोड़ते हैं। और योग तो जोड़ने का ही नाम है। अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, जहाँ पे भी हम संभव हो सकता है, हम कुछ लोगों को साथ में जरूर करें, चाहे अपनी छत में करें, अपने आंगन में करें, कहीं ग्राउंड है उसमें करें, अकेले ना करें। और कोई नहीं, अपने घर के लोग ही 5-7 लोग हैं, और पड़ोस के 1-2 परिवार बुला ले, सामूहिक रूप से करना चाहिए, अकेले नहीं। अकेले तो फिर अकेले रह जाएंगे, फिर समाज नहीं जुड़ता है। तो ये सामूहिकता का कार्य है ये। और आज इस देश को इसकी बड़ी जरूरत है, कितनी शिद्दत से इसकी जरूरत है। जैसी परिघटनाएं देश में हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, तो इसकी आवश्यकता कितनी, हम इसको महसूस कर सकते हैं। एक सूचना ही समझ लीजिए, अपना ये
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये 100वां वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है, 100 वर्ष होने वाले हैं। किसी संगठन के लिए इतना लंबा कार्यकाल बहुत बड़ी बात होती है। 100 साल शताब्दी शतायु के जो हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, और वो भी संगठन शुरू में तो जैसे भी रहा कमजोर रहा होगा, लेकिन उत्तरोत्तर और समृद्ध होता चला गया। जबकि होता उल्टा है, शुरू में बहुत जोश होता है, कोई भी संगठन शुरू बड़े संगठन बन जाते हैं। हमने कई सारी पार्टियों को देखा, कई संगठनों को देखा जो आज खत्म है। किसी समय में आर्य समाज का बड़ा प्रचलन था, ब्रह्म समाज थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे संगठन थे, आज वो कहीं भी नहीं है। लेकिन अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो, ये उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। पूरा वट वृक्ष आज विश्व में ये वट वृक्ष के रूप में सबको अपना आश्रय दे रहा है। लोगों को उम्मीदें हैं इससे, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे संगठन की दृष्टि से हो। आज भी जो अपने देश में जो सरकार है, वो कहीं न कहीं अपने संगठन के इसी संघ के प्रभाव से है, इसी के परिश्रम से है। और इसलिए इस सरकार पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कई सारे देश हैं जो कमजोर देश हैं या जो किसी तरह से पीछे रह गए हैं, उनको अभी भी हमारी इसी सरकार से उम्मीदें हैं। तो अपना ये शताब्दी वर्ष जो प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अपने कार्यवाह अनूप जी इसमें समय समय पे आप लोगों को सूचना देते रहेंगे, उसमें भी जरूर सहभाग करिए। ये अपना शक्ति प्रदर्शन का और अपनी शक्ति का दिखाने का एक समय है, और संगठन को मजबूत करने का है। और बाकी समाज को, खास करके आज इस हिंदू समाज को केवल एक ही चीज की आवश्यकता जो अनुभव होती है, वो केवल संगठन की है, इकट्ठा होने की, एकता की है। बाकी कोई कमजोरी नहीं है। और ये समय समय पर इसका आभास होता रहता है। जहाँ जहाँ पे हम लोग कमजोर होते हैं, वहाँ किस तरह की परिस्थितियाँ हमारे साथ होती है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर एक बार इसी आह्वान के साथ आप सब लोगों से निवेदन है कि अपने इस तरह से कार्यक्रम करते रहें। योग का प्रचार प्रसार तो दुनिया में बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन अब हम अपने मोहल्ले में अब केवल साथ करने का प्रयास करें, मिल करके प्रयास करने का प्रयास करें। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।